हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम फंडामेंटल ऑफ राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे और उस पर जो PYQ भी देखेंगे उसका। और आपको हम थ्योरी प्लस कंसेप्ट और आपका क्वेश्चन तीनों डिटेल समझाएंगे, ताकि आज के बाद से आपका फंडामेंटल ऑफ राइट से एक भी क्वेश्चन जो पूछा जाए तो उनके आप आसानी से उसका जवाब दे पाएँ और एक भी प्रश्न आपसे न छूटे। ठीक है, तो देखते हैं पूरा डिटेल फंडामेंटल ऑफ राइट्स। ठीक है, देखिए बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ राइट्स की। तो ये भाग 3 में है। ठीक, भाग 3 में इसकी चर्चा है। और ये आर्टिकल जो है आपका 12 से लेके आपका 35 के बीच तक आता है फंडामेंटल ऑफ राइट्स। ठीक, भारत के मौलिक अधिकार कहाँ से आता है? आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में। ठीक है, इसका डिटेल चर्चा देखते हैं क्या है। यदि आप बैंक, SSC, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे नॉलेज के बेस पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, भारत के हर लोगों को अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो आपका मौलिक अधिकार है। आपका वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा मौलिक अधिकार क्या क्या दिया गया है। कुछ डरना नहीं है, अपने अधिकार पे डटे रहना है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? आपका 12 से 35 के बीच में भारत का मौलिक अधिकार भाग 3 में स्थित है आपका। ठीक, भाग 3 में आपका स्थित है। देखते हैं भाग 12। ठीक, 12 क्या कहता है? 12 कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो इसमें राज्य बताया गया है कि पहले राज्य कौन कौन से। देखिए, मौलिक अधिकार जो है एक राज्य के जो समक्ष रखा गया है। राज्य के समक्ष रहने का ये मतलब है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन या तो एक राज्य करेगा या तो कोई एक बॉडी करेगी। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति कोई कर सकता है, तो उसके खिलाफ हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। किससे? कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 के अनुसार। डायरेक्ट जा सकते हैं, यदि आपके कोई मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और 226 के थ्रू हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, तो मौलिक अधिकार का इतना पावर है, इसलिए हर एक भारत के हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए अपना मौलिक अधिकार। और आज पूरा उसका डिटेल चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, देखिए पहला क्या है? राज्य। आर्टिकल 12 है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा क्या है? केंद्र और राज्य सरकारें। केंद्र और राज्य, केंद्र भी क्या है? एक राज्य है। और राज्य सरकारें भी क्या है? एक राज्य है। सांसद भी एक राज्य है। राज्य विधानसभाएं भी एक राज्य है। नगर पालिका भी एक राज्य है। पंचायत भी एक राज्य है। अन्य संस्थाएं जो सरकारी अधिकारों का उपयोग करती हैं वो भी क्या है? एक राज्य हैं। अन्य कोई भी संस्था जो सरकार से लिंक है या मान्यता प्राप्त है, सब क्या है? वो एक राज्य है। जैसे आप कह सकते हैं कि देखिए अभी बताते हैं, ये बैंक हो गया, बैंक भी क्या है? एक राज्य है। रेलवे सबसे बड़ी बॉडी, ये भी क्या है? रेलवे भी क्या है? एक राज्य है। आपका SSC, ये भी क्या है? एक राज्य है। अभी आप देखने की SSC CGL का जो प्री को कटअप को लेकर सभी लोग कहाँ जा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। तो क्या है ये? जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप जा सकते हैं। ठीक, आपके पास अधिकार है ये सर, डायरेक्ट जाएंगे। और ये मानिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हो, आपके याचिका सुनी जाएगी, आपकी याचिका दर्ज की जाएगी। ये फंडामेंटल की बात है। ठीक, तो राज्य हमने जान लिया कि राज्य कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर जो 3 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। कहता है कि विधि और असंगति, जो विधियां हैं, जो असंगतियां हैं और मौलिक अधिकार जो हैं उनके संरक्षण की बात करता है। कौन? आर्टिकल 13 क्या कहता है? ऐसा कोई भी कानून या प्रथा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है वो क्या होगी? नल एंड वाइड होगी। क्या होगी? वो शून्य होगी। ऐसी कोई प्रथा चाहे ऐसी कोई कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है वो क्या होगी? शून्य होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सांसद और विधानमंडलों को ऐसा कोई कानून बनाने से रोका गया है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। देखिए, आपकी जो सांसद है या आपका जो विधानमंडल है
उनको ऐसे कोई कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। इसलिए कहते हैं कि जो फंडामेंटल ऑफ राइट्स का, मौलिक अधिकार का जो पिता मतलब जो रक्षा करती है क्या, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, मौलिक अधिकार के संरक्षक है। ये नेताओं का बस का नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट को बदल पाएँ। ठीक है, इसलिए हमारी जो जुडिशरी है वो नंबर 1 पे है। ठीक, आपको पता चल गया अभी कि ऐसी कोई भी प्रथा, ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है वो क्या है, शून्य है। चाहे सांसद या विधानमंडलों के कोई भी सदस्य कानून को मतलब कोई ऐसा कानून नहीं बना पाएंगे जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हो। ठीक है, तो हमने देख लिया आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में था कि राज्य क्या है, और आर्टिकल 13 में था कि उसकी रक्षा कैसे करनी है। ठीक, आर्टिकल देखते हैं 14। आर्टिकल 14 देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ था जो हाल ही के एग्ज़ाम में जो आप देखेंगे आर्टिकल 13 से, जो आप रेलवे का जो एग्ज़ाम है आरपीएफ एसआई वाला जो पेपर था, उसमें जो एसआई के एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा था कि जो न्यायिक समीक्षा है वो किस अनुच्छेद में है। सिंपल सा सवाल था कि न्यायिक समीक्षा जो है किस अनुच्छेद में है, जो जुडिशियल रिव्यू जो है किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 13 में है। ये आर्टिकल 13 की ही बात करता है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, ये मूल्यांकन करता है कि आपका मौलिक अधिकार का हनन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस जगह पे हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कहते हैं मौलिक अधिकारों का प्रकार। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के, प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार के हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 से 35 के बीच में। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से तक है, 14 से 18 के बीच में है राइट टू इक्वालिटी। और इसमें 14 क्या है, 14 कहता है कि कानून के समझ समानता। कानून के समझ समानता यानी कि जो कानून के जो समान होंगे, जो कानून होगी वो सबके साथ समान व्यवहार करेगी। यानी कि प्रत्येक नागरिक के लिए कानून के समझ समान है। मतलब ये नहीं है कि वो कोई अमीर है तो उसके लिए अलग कानून है, जो गरीब है उसके लिए कोई अलग कानून है, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होगी। ठीक है, आगे है किसी धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी यही बोला गया है कि आप किसी को धर्म के नाम पर, किसी की जाति से, किसी के लिंग से या किसी की भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये भी क्या है, एक अपराध है। ठीक, इसके अगर आप ऐसे आपके साथ हो रहा है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके आर्टिकल 14 में बताया गया है किसी को धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी, देखिए वो तो वो भी था कि कोई व्यक्ति के बारे में चर्चा थी, राज्य भी नहीं कर सकता। जो कोई एक गवर्न बॉडी है वो भी किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती सर। सामाजिक और शैक्षणिक शिक्षा से पिछड़े वर्ग के लिए ये विशेष प्रावधान के लिए बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपके अंदर एक सवाल उठ सकता है कि अच्छा आप कह रहे हैं कि भेदभाव तो नहीं करना चाहिए जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर, तो ये जो आरक्षण मिले हुए हैं, आरक्षण क्यों दिए गए? ये तो आर्टिकल का उल्लंघन है। हम सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आरक्षण तो आप दे रहे हैं, किस नाम पे आप दे रहे हैं, जाति के आधार पर दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं तो ये आर्टिकल 15 का तो उल्लंघन तो हो ही गया। लेकिन इसकी चर्चा की गई है, हमारे संविधानकर्ताओं ने इस पर चर्चा किया हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। ये संशोधन है या इसमें मेंशन भी था। ठीक है, कि आप सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मतलब उस पर क्या कर सकते हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष छूट दे सकते हैं। ठीक है, ठीक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यह है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। आर्टिकल 16 है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर यानी कि सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार की भेदभाव करना निषेध है।
पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति है। यही है कि बोला गया है कि सार्वजनिक रोजगार में आप समान अवसर देंगे, लेकिन कुछ समय के लिए जो आरक्षण है, आरक्षण परमानेंट नहीं है सर। जो आज का जो आरक्षण मिल रहा है ओबीसी SC ST को आप देखेंगे, ओबीसी SC और ST, हालांकि अब UR भी आ गया है, UR को भी नाम दे दिया गया EWS, तो आरक्षण सबको मिल रहा है। लेकिन ये आरक्षण परमानेंट नहीं है कि यह आरक्षण हमेशा रहेगा। राज्य सरकारें जब चाहेंगे, जब जो केंद्र सरकार जब चाहेगी इस आरक्षण को ख़त्म कर सकती है, ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं है, बस ये लाया गया था कि एक समाज बैलेंस हो सके, जो पिछड़ा वर्ग जो पीछे है उसको आरक्षण देकर उसे आगे बढ़ाया जा सके, ताकि एक समाज एक लेवल पे आ सके, ठीक है। इसके लिए आरक्षण दिए गए थे। तो 16 क्या कहता है? 16 यही कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और ये दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचबिलिटी, पहले हमारे समाज में इतनी कुरीतियाँ, इतनी बुराइयाँ रही हैं और आज भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि आज पूरा अलग हो गया है। जितने हमको ऐसा लगता था कि एक समाज जब शिक्षित हो जाएगा तो शायद ये अनटचबिलिटी या फिर जो ऊंच नीच जो भेदभाव है कम हो जाएंगे, लेकिन आज का तो समाज कहीं और ही जा रहा है। जो लोग पढ़ लिख ले रहे हैं वो भी तो फिर भी वही हाल है, ठीक है। तो इसको ये नहीं होना चाहिए। अस्पृश्यता का अंत करता है आर्टिकल 17, कहता है कि अनटचबिलिटी जो है क्या है, एक दंडनीय अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, बस इतना ही। इसमें 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर है उपाधियों, टाइटल्स का उन्मूलन, उपाधियों का अंत। 18 कहता है कि आप उपाधि जो ये लगाकर जो घूमते हो वो उपाधियाँ बंद करो, जैसे राजा, रानी, सर, या फिर बहुत सारी उपाधि आप देखेंगे, मुगल वंश, सिसोदिया, तमाम तरह के जो टाइटल्स रहे हैं राजाओं के, वो सब क्या है, वो इलीगल है, आप लगा नहीं सकते हैं उस उपाधियों का अंत। क्योंकि क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, सबका अधिकार है और सब लोग समान हैं, ठीक है। तो आप उपाधि कोई नहीं रखेंगे, तो इसलिए उपाधियों का अंत है आर्टिकल 16 में। लेकिन उपाधि आप लगा सकते हैं जब उपाधि आपको मिली हो, एक सैन्य उपाधि मिली हो या फिर एक शैक्षणिक उपाधि मिली हो, एक शिक्षा के तौर पे आपको उपाधि कोई मिली हो, या फिर एक सैन्य के बल में आप परमवीर चक्र जो भी वगैरह वगैरह जो पा रहे हैं, तो उसके उपाधियों को छोड़कर, ठीक है, ये शैक्षणिक और सैन्य वालों को छोड़कर सारी उपाधियाँ पे अंत लगाता है आर्टिकल 18। देखेंगे अब है आर्टिकल 2, मतलब अधिकार का जो हम बताए थे कि आपको अधिकार 6 हैं, तो उसका नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार कब से है, 19 से 22 के बीच में है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है, नागरिक की स्वतंत्रताएँ, नागरिक की कौन कौन स्वतंत्रता हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बहुत बार सवाल आते हैं और इसके सब क्लास देकर पूछ देता है, ठीक है। देखिए, पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे हम आज वीडियो बना रहे हैं ना, बोल रहे हैं, तो ये हमारा किस अनुच्छेद के तहत है, आर्टिकल 19A के तहत है, ठीक है। आर्टिकल 19 क के तहत है कि हम किसी को कुछ बोल सकते हैं, हम समझा सकते हैं, ये मेरी अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की आज़ादी देता है, ठीक। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार कहता है कि यदि आप, जिसे आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी पार्टियां, जो नेता लोग जो जुलूस निकालते हैं, जो मीटिंग करते हैं, वो भी किसके तहत, आर्टिकल 19(2) के तहत कहता है कि शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है आपको। संगठन और संघ और संगठन बनाने का अधिकार है, आप संघ बना सकते हैं, आप पार्टी बना सकते हैं, कोई भी पार्टी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी नहीं बना सकते, आप पार्टी नहीं बना सकते, सब लोग पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। वो आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है आपका। 19.3 सर 19 के ग में है, 19 के ग में आपका ये अधिकार है कि आप संघ बना सकते हैं, आपका संगठन बना सकते हैं, और सरकार इसके लिए बोल नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है, हम बना सकते हैं, हम शांतिपूर्वक कहीं एकत्र हो सकते हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। आगे देखते हैं,
आर्टिकल इसमें 19 का पॉइंट 4 में कहता है, देखिए पूरा अभी पर 19 पूरा आना चाहिए, दिखना चाहिए मुझे, 19 पूरा दिख रहा है, ठीक है। 19.4 में कहता है कि भारत के भीतर कहीं भी आने जाने का अधिकार है। हम भारत के भीतर कहीं भी आने जा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि नागालैंड, ठीक है, नागालैंड और मिजोरम और सिक्किम, इसमें आपको एक वीज़ा बनाना पड़ता है, तब आप जा पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरिया हैं जो थोड़े से प्रभावित हैं किसी कारणवश, इसलिए वहाँ आपको जाकर वीज़ा भी बनाना पड़ता है, एक कार्ड बनाना पड़ता है, उस कार्ड के थ्रू जाकर घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पाबंदी है, जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक पहचान चाहिए आपको, तब आप जा सकते हैं, ठीक है। तो 19.4 कहता है कि भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी पेशे को अपना सकते हैं। देखिए किसी भी पेशे को अपना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप धोती कुर्ता पहन सकते हैं, आप पैंट पहन सकते हैं, आप कुछ भी, एनी डाउट, आप कुछ भी पहन सकते हैं। हाँ भाई, पहनना चाहिए, ठीक है। छठवां था संपत्ति का अधिकार। 1978 में इसे मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार था लेकिन इसे हटा दिया गया। इसे हटाने का एक बड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, जबकि आप बोले हैं कि उसे कि सांसद या फिर राज्य सरकार उसे नहीं हटा पाएगी, तो फिर इसे क्यों हटाया गया? क्योंकि ये बहुत दिक्कत करता था। दिक्कत ये था कि जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपका ये घर है और ये हम रोड यहाँ से बना के लेकर आ रहे हैं 100 किलोमीटर दूरी से, और यहाँ से एक रोड है, और आपने कहा कि ये तो मेरी ज़मीन है, हम आपको ये देबे नहीं करेंगे, ये मेरी संपत्ति है, आप इस पर कहेंगे मेरी संपत्ति है, हम कोर्ट जाएंगे, मेरा मौलिक अधिकार है, हम दे चाहे ना दें। तो आखिर ये जबकि ये सड़कें विकास के लिए भी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? आपने कहा कि हम नहीं देंगे तो सड़क बन नहीं पाएगी। जब ये आप नहीं देंगे तो माने कि इधर भी घर, इधर भी घर है, तब तो ये सड़क यहीं तक, ये सड़क यहीं तक हो जाएगी। तो ये मजबूरी हो गया कि सरकार को संपत्ति से हटाकर इसको रख दिया गया 300 के कॉम में, सॉरी मैं राइट हूँ तो इसी में है, ठीक है। क्योंकि ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया कि ठीक है आपकी संपत्ति आपका अधिकार रहेगी, लेकिन आप मौलिक अधिकार नहीं रहेगा कि तुरंत चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट उसके लिए। हाँ, आपके पास अधिकार है कि आपकी संपत्ति है, आप उसके मालिक हैं, लेकिन एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। समझ में आ गया? उन्हें समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 कहता है कि अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि दोहरी सजा से सुरक्षा। आपको कह रहा है कि एक दंड का 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है, एक दंड की एक सज़ा और उसी टाइम सज़ा मिलेगी आपको। स्व अभियोग के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, केवल कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। कह रहा है कि यदि अपने आप को आप मार रहे हैं तो ये भी एक क्या है, अपराध कर रहे हैं। कह रहा है कि कानून आपको ये भी बोलती है कि आप अपने सज़ा आप नहीं देंगे, आप खुद दंडित नहीं होंगे, ठीक। यानी कि जो नहीं कहते खुदकुशी होती है, जो लोग मतलब आज के लड़के जो हैं या फिर एनीबॉडी कोई भी है जो कर रहा है, वो उनका उस कानून के तहत क्या है, वो एक अपराध है। आप अपने खुद को भी नहीं मार सकते हैं, भले ही जीवन आपका है, बॉडी आपकी है, लेकिन उसे आप नष्ट करने का अधिकार आपको भी नहीं दिया गया है। ये हमारे मौलिक अधिकार है कि आप अपने आप को भी नहीं मार सकते हैं, जब तक कि आपको सुप्रीम कोर्ट आपको दंडित नहीं करती है, ठीक है। तो जीना पड़ेगा आपको जब तक कि मौत ना आ जाए, ठीक है। यानी कि आप अपने आप को भी मार नहीं सकते, ये याद रखिए। भले जीवन आपका है लेकिन ये अमानत किसी और की है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कह रहे कि कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून द्वारा। अब देखिए, पहले था बंधुआ मजदूरी, आपने सुना होगा, मतलब किसी को घर में बंद कर दो, किसी को एक जगह गुलाम बना दो, उसे फ्रीडम ना दो, पहले था, लेकिन अब नहीं है। अब आपको पूरे जीवन जीने की आज़ादी है, पूरी आप सही से, और आप स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन है उसमें, लेकिन ये है कि सिवाय कानून द्वारा। जैसे आपको आपने कुछ एक गलत कृत्य कार्य कर दिए और सज़ा आपको दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दी कि आपको उम्र कैद हो गई, तब तो आपको ये स्वतंत्रता जो है अब तो छिन जाएगी।
तो वही कह रहा है कि कब होगा, जब सिवाय कानून द्वारा, अगर आपको कानून ने दंडित किया है तब आपके अधिकार जा सकते हैं। ठीक है, ये ना कि हम अपराधी भी हैं और ये भी बात करते हैं कि सर हमारी स्वतंत्रता कहाँ गई। तो आपकी स्वतंत्रता थी, लेकिन कहाँ थी, अभी आपके ऊपर पढ़े हैं सर, देख लीजिए अभी आप ऊपर पढ़े हैं ना कि केवल कानून द्वारा ही दंडित किया जा सकता है। ठीक, तो आप जब अपराध किए होंगे तो किसी को तो कुछ दंड दिए होंगे, तो ये आपको तो देने का अधिकार था ही नहीं। तो जब आप दूसरे का अधिकार छीनेंगे तो याद रखिए कानून आपका भी अधिकार छीनेगी। ठीक है, इसमें साफ बोला गया है कि यदि आप किसी दूसरे का अधिकार छीनेंगे सर, ठीक है, तो कानून आपका अधिकार छीन लेगी, वो भी मौलिक अधिकार भी छीन लेगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक, बशर्ते आप दूसरे का अधिकार ना छीने। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक कि एक दूसरे की स्वतंत्रता भंग नहीं होती है। अगर दूसरे की स्वतंत्रता भंग होती है तो आप क्या हैं, एक अपराधी हैं। इस बात का हमेशा याद रखिए आप। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 21A, शिक्षा का अधिकार। ये बेसिकली जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्या था, 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, यदि आप उसे क्या कर सकते हैं, मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं, और ये उनका एक मौलिक अधिकार है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार का ये कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और हमें अनुरोध है उन माता पिताओं से भी कि उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कम से कम शिक्षा देना ज़रूरी है, क्योंकि ये उनका एक मौलिक अधिकार है। जब वो अपना मौलिक अधिकार जानेंगे तो उन्हें भी पश्चाताप होगा कि काश हमें भी शिक्षा मिली होती। ठीक है, और आप जो पढ़ रहे हैं तो आप शुक्र मनाइए कि आपके माता पिता, आपके जो बड़े हैं, आपको उस काबिल समझे हैं कि आपको उस लेवल बना रहे हैं। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 22, अनुच्छेद 22 कहता है कि बिना कारण बताए गिरफ्तार से बचाव। करे गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संबंधित संरक्षण है। नज़रबंदी से संबंधित संरक्षण यानी कि यदि आपको कोई भी, पुलिस भी हो गई, यदि आपको गिरफ्तार करेगी तो उसका कारण बताएगी, आपको किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को थाने में 24 घंटे के अंदर नहीं रह सकती, हिरासत में 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से अधिक देर तक नहीं रह सकती है। उसे ले जाना पड़ेगा जिला जुडिशरी में, मतलब न्याय कोर्ट ले जाना पड़ेगा उसे। ठीक, आपको ये देख लीजिए, आप जब गिरफ्तार होंगे तो आप उससे कारण पूछेंगे कि हमें, आप, मेरा अधिकार है मुझे कारण जानना कि तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, मेरा अपराध क्या है, मैंने क्या किया। वो बताएगा, आपको गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे से अधिक तक आपको थाने में नहीं रख सकता, क्योंकि उसका 24 घंटे से अधिकार ख़त्म होता है। तो 24 घंटे के अगर यदि आप अधिक थाने में बंद है तो आप तुरंत उसके ऊपर ही कार्रवाई करवा सकते हैं कि हमें 24 घंटे के अंदर कहाँ, हमें जज के सामने पेश करो, हमें कोर्ट ले चलो, ये तुम्हारा अधिकार सिर्फ 24 घंटे का ही है। ठीक है, तो गिरफ्तारी से और नज़रबंदी से संबंधित संरक्षण देता है आर्टिकल 22। ये कहता है कि जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो आपका अधिकार है ये पूछने के लिए कि हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, मेरे गुनाह क्या है, और उसे बताना पड़ेगा कि आपके किस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और 24 घंटे से अधिक तक वो आपके थाने में नहीं रख सकती है। 24 घंटे के अंदर ही उसको कोर्ट जज के सामने पेश करना होता है। हालांकि आने जाने का जो रास्ते में टाइम होता है वो काउंट नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, और 23 है, और इसमें भी मौलिक अधिकार नंबर 3 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, मानव व्यापार और जबरन श्रम निषेध। मानव व्यापार आज का एक काला सच बताते हैं, काला सच है ये, हालांकि फिल्मों में भी दिखाया गया है। जो बीच होते हैं, आप बीच समझिए, जो समुद्री तट पे लोग हैं, जो लोग जाते हैं, खो जाते हैं, वहाँ के बच्चों से, वहाँ की महिलाओं से मानव व्यापार होता है।
लोग विदेश में सेलिंग करते हैं। ये पहले भी प्रक्रिया होती आई हैं। अगर आप मुग़ल वंश देखेंगे तो मुग़ल वंश में लगता था, एक बाज़ार लगती थी जिसको शायद बोलते थे, याद नहीं आ रही है, कोई बाज़ार थी जिसको लगाता था और वहाँ पे व्यापार करवाता था, जिसका नाम था राजा अकबर, जिसको लोग बोलते हैं कि अकबर महान था। लाएंगे उसको वीडियो डिटेल लाएंगे, ठीक है। अकबर की भी चर्चा करेंगे हम आगे। तो पहले हम क्या बात कर रहे हैं, मानव व्यापार। पहले मानव व्यापार होता था, पहले जबरन श्रम निषेध था सर। पहले बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी। लोगों ने, जिसे पहले क्या था, जो टैक्स जो कलेक्शन था पहले इतना गंदा था कि जिसे कोई ने किसी से उधार लिया, अगर वो चुकता नहीं कर पाया तो उसको जबरन मजदूरी करना पड़ता था, और ऐसी मजदूरी कि वो उम्र भर चुका नहीं पाता था। सपोज दैट कि एक साहूकार ने क्या किया कि एक को 1,000 रुपया दिया खेती करने के लिए। उस समय तो बाढ़ आ गई तो 1,000 गया पानी में। अगले साल गया तो फिर 1,000 लिया, ठीक। और तो कितना हो गया, कर्ज 2,000 हो गया। अब कर्ज 2,000 हो गया और उसकी उपज आ रही है 500 की, तब तो कभी नहीं भर पाएगा। 1,000 लागत है, 500 रुपये की उसकी लाभ मतलब उपा पा रहा है, फिर भी 500 रुपये घाटा में चला जा रहा है, तब तो कर्ज भर ही नहीं पाएगा। अब उससे कर्ज को चुकाने के लिए उस साहूकार के यहाँ क्या करना था, वो मतलब नौकर बने काम करता था। ये क्या था, एक जबरन श्रम था। जबरन लोग काम करवाते थे कि तुम अब गुलाम बन रहोगे, तुम मेरे काम करोगे। तो इस तरह से होती थी बंधुआ मजदूरी। लोगों को छोटे से कर्ज दिए, उसको पकड़ लिए, एक ट्रैप में फंसाए और उसको अपने यहाँ जाकर मजदूरी करवाए। तो जो हमारे देखिए संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर और जो तमाम जो थे उनके अनुयायी उनके अंदर काम करने वाले, जो प्रारूप समिति के जो अंदर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अंदर थे, क्या दिमाग रहा होगा, क्या सोच रही होगी, क्या उस समाज को कितने करीब से उन्होंने देखा होगा कि इस जो आर्टिकल को लाया होगा। अगर आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि एक आज़ाद भारत में जन्म लिए और आज़ाद भारत में हैं, पहले की दशा कैसी रही होगी उसकी कल्पना करते ही मन विचलित हो जाता है। मानव व्यापार, जबरन श्रम मजदूरी आज हमारा फंडामेंटल राइट है सर। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है जब तक कानून साथ में है, जुडिशरी साथ में है। जब हम सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपराधी बन गए तब तो भाई जेल जाना ही है। लेकिन यदि आप सही हैं तो कितनी बेहतरीन जीवन है, और क्या सोच कर बनाया होगा इन लोगों ने। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, जबरन श्रम निषेध। जरूरी नहीं है कि कोई कितना हो बड़ा आदमी हो और किसी कोई काम करना है, यदि आप मना कर दें नहीं जाएंगे। उनका अंदर अधिकार नहीं है कि वो हमसे वो काम करवा लें। क्यों? क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है सर, हम क्यों करें, ठीक है। अगर हम काम करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारी मर्जी है तो हम जाए काम करेंगे, हमारी मर्जी हम नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि आपके मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम निषेध क्या करता है, पाबंदी का लगाता है, रोक लगाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे यार, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा यार, क्या बताएं हम। अनुच्छेद 24 बच्चों का शोषण है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योग में काम करवाना निषेध है। कह रहा है कि देखिए यार, जो छोटे बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, उन्हें जो काम जो डेंजर जोन वाला है, जो अधिक लोड वाला है, उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया कि बच्चों के शोषण से निषेध है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अधिकार नंबर 4 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम रिलीजन। ये है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। पहला है धर्म की स्वतंत्रता। हम हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता है। पूरी दुनिया में एक भारत ऐसा देश है जिसकी एक जो संविधान में लिखी हुई पॉइंट जो क्या है, अमेजिंग है सर। आप पढ़ेंगे, अगर ढंग से अगर पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज़ों को, तो कितनी लाजवाब उन्होंने लिखा है कि हर एक नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है,
पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। नहीं सकते कि हमारे धर्म का हम प्रचार कर रहे हैं, आप रोक देंगे, अरे तुम क्यों प्रचार कर रहे हो। माई फ्रीडम सर, माई फंडामेंटल राइट कि हम प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म का, अपने धर्म को हम मान सकते हैं, किसी धर्म को अपना सकते हैं, ये ठीक मेरा क्या है, राइट है। ठीक, आगे देखते हैं आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रताएं, धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। हम हर धर्म में अपना धार्मिक संस्था चलन करने का अधिकार है। देखिए सनातन धर्म में हम हर जगह जहाँ चाहें वहाँ मंदिर बना सकते हैं, ठीक है, और उसे संचालन कर सकते हैं, मेरा अधिकार है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम किसी और की ज़मीन में मंदिर बना देंगे, नहीं। मतलब एक लीगल रूप से आप जितनी चाहें उतने धार्मिक मंदिर बना सकते हैं, जितने चाहें संस्थाएं खोल सकते हैं, और ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म के लिए टैक्स लगाने का निषेध, धर्म के लिए कर, किसी व्यक्ति से धर्म प्रचार या पालन के लिए कर नहीं दिया जाएगा। जैसे मान जाइए कि हम मंदिर बना रहे हैं और मंदिर में हमें खर्च लग रहा है, मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपया, अगर बड़ी मंदिर बना रहे हैं तो 1 करोड़ लग रहा है। तो वैसा नहीं है कि हम 1 करोड़ लागत में हम 28% या 30% क्या कर दें, टैक्स दे दें। ठीक है, तो ये टैक्स से, कर से क्या है, मुक्ति देता है आर्टिकल नंबर 27। आगे देखते हैं धार्मिक शिक्षा का निषेध। कह रहा है कि सरकारी वित्त शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ये है कि जो भी संस्थाएं, स्कूलिंग व्यवस्था जो सरकार के पैसे से है, जो सरकार से फंड से चल रही हैं, उनमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। ठीक है, उसमें रोक है कि आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान आप बांट सकते हैं, लेकिन आप धार्मिक शिक्षा आप नहीं देंगे। ठीक है, आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे उसमें। ठीक, अगला पॉइंट है अल्पसंख्यक की संस्कृति की संरक्षण। अल्पसंख्यक की, देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है, ये भी जानते थे लोग कि सब, मानिए कि अब देखिए ये 5वां नंबर था संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कि अल्पसंख्यक की संस्कृति, जिसे मान लीजिए कि जो आदिवासी लोग हैं, उनकी जो बोलियां हैं, उनकी जो भाषाएं ख़त्म हो रही हैं, तो उनको बचाने के लिए करें कि हर वर्ग की अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। छोटी स्थिति है, हम जैसे हम यूपी के पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं, तो हम मगही, हम भोजपुरी बोलते हैं, हम खड़ी हिंदी बोलते हैं। तो हमारी भोजपुरी को एक क्या है, अपनी भाषा को संरक्षित रखने का मेरा अधिकार है। ठीक है, उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे यहाँ जो कल्चर है, उससे संरक्षित करने का अधिकार है। और इसमें जबकि सरकार भी साथ देती है, ऐसा नहीं है, सरकारें भी चाहती हैं कि जो संस्कृतियाँ हैं, जो कल्चरल हैं, जो लिपियाँ हैं, वो ख़त्म ना हो, वो प्रचलन में रहें। ठीक है, तो जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी लिपि के लिए संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 29 बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आर्टिकल 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्था का स्थापित करने का अधिकार है। करें कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद और शैक्षिक संस्था स्थापित करने का संचालित कर सकते हैं। देखिए करें कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे अल्पसंख्यक कौन कौन से धर्म है हमारे में है, आपका जैन है, सिख है, ईसाई है, ये सब क्या है, लगभग अल्पसंख्यक में ही हैं। तो वो लोग अपने धर्म को बचाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थाएं खोल सकते हैं, और ये उनका क्या है, अधिकार होगा सर, उनका एक मौलिक अधिकार है कि वो खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 6वां क्या है, संवैधानिक उपचार और अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब होती है उपाय। ठीक है, उपचार, रेमेडीज। आगे देखते हैं इनका।
आर्टिकल 32। अरे सर, आर्टिकल 32 कमाल है सर। अगर किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघित होता है तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जितने हमने आपको अनुच्छेद पढ़ाए, जितने आर्टिकल हमने पढ़ाए, उसमें आपको कोई उल्लंघित होता है, कोई बाध्य करता है, कोई ज़बरदस्ती करता है, आपका हनन करता है, तो आप 32 के प्रयोग से जा सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सर। आर्टिकल 32 की तरह क्या जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करती है? 32 की तरह ही रीट जारी करती है। और रीट जारी कितने प्रकार करती है? 5 प्रकार की। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। आपका पहला है आपका जो हैबियस कार्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रोविज़न, तीसरा है को वारंटो, और आपका है सेंट्रुररी भी जारी। मतलब ये 5 प्रकार के क्या कर सकती है? रीट जारी कर सकती है। किसके खिलाफ? जो आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला? बोला कि जो आर्टिकल 32 है ना, वो संविधान की क्या है? आत्मा है। आत्मा सर, आत्मा। ठीक है, आर्टिकल 32 को बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला? आत्मा बोल दिया। उन्होंने कहा कि मान जाइए कि इसको आत्मा क्यों बोला होगा? वो आत्मा इसलिए बोला होगा कि मैंने, ठीक है, मैंने आपको सारे राइट दे दिए, लेकिन जब उल्लंघन कोई आप करेगा तो आप जाओगे कहाँ? उसके लिए तो कोई आर्टिकल होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 32 ही है सर। और आर्टिकल 226 भी है, उसके लिए आप जा सकते हैं HC हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 के थ्रू SC सुप्रीम कोर्ट माननीय है हमारे लिए सर। सुप्रीम कोर्ट माननीय है, और उसकी जो निर्णय है पूरे भारत को, हर एक राज्य को मानना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता है। ठीक, राज्य का मतलब समझ गए? क्योंकि हमने राज्य की चर्चा किस में किया था? राज्य की चर्चा किया था मैंने आर्टिकल 12 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 33 से 35 ये कहता है कि मौलिक अधिकार को सीमित करने और लागू करने का प्रावधान है। ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है और लागू करने का अधिकार है। सीमित हो गया आपके मौलिक अधिकार कब? 33 से 35 के बीच में। 33 कहता है कि सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकार सीमित कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मानिए कि जो भी सशस्त्र बल हैं, जो भी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उनके मौलिक अधिकार क्या हैं? वहाँ पे कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार चलता है उनके लॉ। ठीक, उनके अनुसार क्या चलते हैं? उनके अनुसार उनके लॉ चलते हैं। देखिए, मार्शल लॉ इसमें भी है। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं आर्टिकल 34 के थ्रू। और इसमें आपको मार्शल लॉ, जो सैनिक जो है, आर्मी जो है, स्पेशल जो आर्मी, उसके लिए अलग लॉ है। ठीक है, जितने फोर्सेस उसके लिए भी अलग लॉ है। मार्शल लॉ होता है वो आर्टिकल 34 के लिए, सेनाओं के लिए भी लगती है आर्टिकल 34। ठीक, आर्टिकल 35 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 35 कहता है सांसद मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। सांसद को मौलिक अधिकार के संबंधित कानून बना सकता है। देखिए, सांसद जो है मौलिक अधिकार के लिए कानून तो बनाएगा, लेकिन ऐसा कानून नहीं बना सकता कि जिससे मौलिक अधिकार का हनन कहीं हो रहा हो। ठीक है, तो इसकी रक्षा कौन करेगा? मौलिक अधिकार का सुप्रीम कोर्ट सीधे करती है। मौलिक अधिकार रक्षा कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। मौलिक अधिकार नागरिक और राज्य के बीच संबंध स्पष्ट करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन अधिकारों का रक्षा करता है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन। मौलिक अधिकार किस भाग में है? पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग नंबर 3। थोड़ा तेज देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? कौन सा जो अनुच्छेद मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? बताइए। आर्टिकल 32। नेक्स्ट, अच्छा, फिर मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। डबल बार हो गया था। ठीक है, रिपीटेशन। 3 देखते हैं।
न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में है? हमने बताया था किसमें, अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट, कानून के समझ समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में था? 17 में था, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है? उपाधियों का अंत किस में है? उपाधियों का अंत 18 में है। आगे बढ़ते हैं। वाक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21A। बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी से अनुच्छेद किस है? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम उम्र से बच्चों को खतरनाक कार्य से रोजगार देने के लिए तहत निषेध, आर्टिकल 24। नेक्स्ट, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 25 से 28। संविधान उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32। रिट जारी कर सकता है, कौन रिट जारी करता है जी? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई दोनों नहीं, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, देखेंगे। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है शरीर प्रस्तुत करो, शरीर सहित प्रस्तुत करो मुझे, जिंदा या मुर्दा। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है आपका 30, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 में क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के में सार्वजनिक रोजगार का समान अवसर की बात की गई है? समान अवसर समान रोजगार, आर्टिकल 16। आर्टिकल 19 क्या है? अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 प्रकार की हैं। 7 भी था लेकिन उसको हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। 19 है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद पर रिट जारी करती है? सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर किस न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? देखेंगे इसी में, या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, दोनों में जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस मौलिक अधिकार का कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के और विदेशी दोनों को प्राप्त है? आर्टिकल 21, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार भी इसी में है, ठीक है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, आपकी अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार का निलंबन करता है? 33, ठीक है। 33 निलंबन करता है, ठीक है, कुछ विशेष लोगों के लिए, फोर्सेस लेके लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं। आपातकालीन स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं? आपातकालीन स्थिति कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं, ये गलत दिया हुआ, ठीक है। निलंबित नहीं हो सकते, क्या बोला ये? निलंबित हो सकते हैं ना? हाँ, आर्टिकल 19 यार, आर्टिकल 19 आपको निलंबित हो सकता है ना। बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार जो आपको होता है, घूमने का अधिकार, आपका संगठन बनाने का अधिकार, सभाएं करने का अधिकार, क्या हो सकता है? आर्टिकल 19, ठीक है। अगला नंबर 24 नंबर क्या कहता है?
भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है सर अमेरिका के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट, उचित प्रक्रिया का सिद्धांत, उचित प्रक्रिया का सिद्धांत किस अनुच्छेद से लिया गया? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में बहुत चीज़ है, ठीक है। आर्टिकल 21 में अब थोड़ा सा इसकी चर्चा डिटेल करना चाहिए था, ठीक है। आगे देखते हैं। कहाँ गया जी? 21 में था। 21 का कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के नागरिक विदेशी दोनों को प्राप्त है? आर्टिकल 21। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार और नागरिक विदेशी भारत के नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है? आर्टिकल 21 सर, दोनों को प्राप्त है। मजबूरी है क्योंकि इसमें निजता का अधिकार है, ठीक है। इसलिए निजता का अधिकार को इसलिए विदेशी को भी देना पड़ता है, उनको भी तो है निजता का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार का निलंबन करता है? तो निलंबन करता है 33, क्योंकि ये आर्म फोर्सेस के लिए है। आर्टिकल, फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? आपातकालीन स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निर्मित हो सकता है? आर्टिकल 19, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया कई बार। आगे देखते हैं। उचित प्रक्रिया का सिद्धांत, ये भी तो 21 में था, ये भी पढ़ लिए थे, हो गया था जी सब। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट किस आत्मा किस अनुच्छेद? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को किसे संविधान का आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 सर। आर्टिकल 32 को किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार, भारत के मौलिक अधिकारों की मूल संख्या कितनी थी? 7। पहले 7 थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था? हटा गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट, 28 है। संविधान के संशोधन के द्वारा किस अधिकार, संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो अनुच्छेद 1F में, 1F में था क्या? वही पैसा वाला बात, संपत्ति वाली बात थी, इसलिए हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद शुरू होता है? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 से क्या है? 35 है। और आर्टिकल 12 में क्या है? स्टेट है, राज्य है। राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य कौन होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर वीडियो। आप इस वीडियो को बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और हमने पूरा डिटेल में मौलिक और अधिकार को समझने का प्रयास किया, उसे बताने का और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।